नमस्कार, एनजीएन के खास शो सियासत की बात में आपका स्वागत है। मैं अजीत। 49 साल बाद एक बार फिर पटना देश के राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है, खासतौर से एक ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में विदेश प्रवास पर हैं, हाई पावर डिनर में शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार कमान संभाली है नीतीश कुमार और लालू यादव ने। दोनों जेपी आंदोलन से निकले हुए वह पुराने चावल हैं जिनने तात्कालिक सत्ता को चुनौती दी। एक लंबा सियासी सफर तय करने के बाद अपने आखिरी पड़ाव में नीतीश कुमार एक बार फिर मोदी मुक्त केंद्र सरकार बनाने की पहल की थी। जब यह पहल शुरू हुई थी तब एक मजाक लग रहा था, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार कम से कम विपक्षी 15 दलों को एक मंच में लाने में कामयाब हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यह एक बड़ी रणनीति है। इस रणनीति का उद्देश्य यह है कि देश के 450 सीटों पे कम से कम सत्ता और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला हो। इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी कांग्रेस है। सवाल यह है कि पटना ही क्यों चुना गया इस बैठक के लिए। पटना को चुनने के पीछे एक अतीत है। 49 साल पहले इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल को पटना के गांधी मैदान से ही जेपी ने आह्वान किया था और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। सत्ता को चुनौती देना बिहार के खून में है। साथ ही बिहार में 7 दलों का महागठबंधन नीतीश कुमार चला है, जिसमें 3 वह बड़े हिस्से शामिल हैं जो देश के राजनीति में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासतौर से कांग्रेस और कम्युनिस्ट। पटना की बैठक में 5 मुख्यमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, आम आदमी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस बैठक के अहम हिस्से हैं। यह वह किरदार हैं जो अपनी शर्तों पे, अपनी कंडीशन पे यदि सहमत कर पाए खासतौर से कांग्रेस को, तो आगे की खिचड़ी पकेगी। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर अकेला एक ऐसा राज्य है जिसके 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। लेकिन जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें होंगी, अभी यह सीमांकन का काम ही बाकी है। एक बड़ा सवाल ये है कि इस बैठक के बाद आगे देश की तस्वीर कैसी बनेगी, खास तौर से विपक्ष के लिए। तो हम बात करते हैं एक एक राज्य पे, ताकि वह बदलाव का जो दौर है वह हो पाएगा या नहीं, यह इस बैठक में तय होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार पिछले 2.5 दशक से किसी ना किसी तरह से सत्ता में रहे। वह बीजेपी के भी खास थे और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की भी सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद वापस बीजेपी में गए। मोदी जी और नीतीश कुमार की निजी अनबन है। मोदी जी नीतीश कुमार की पसंद कभी नहीं थे, लेकिन सियासत में वह साथ है। उनने पहले भी यह कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई थी। बिहार में आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों
बिहार की वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है उसके अहम किरदार है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। इस गठबंधन का आधार भी वही बना। नीतीश कुमार का कांग्रेस के साथ अच्छा संबंध है या हमेशा से जगजाहिर रहा। नीतीश कुमार ने जब खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की, वहीं से इस विपक्षी एकता का आधार बनना शुरू हुआ था। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था और उसका परिणाम यह था कि बीजेपी को 17 सीटें और जेडीयू को 16 सीटों पे कामयाबी मिली थी। 6 सीटें बीजेपी के ही तात्कालिक सहयोगी यानी रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी। कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई थी। तो जिस बिहार में यह कवायद हो रही है उसमें 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खेमे में गई थी। लेकिन 2019 के बाद परिस्थिति बदल गई। इसी का नाम है सियासत। नीतीश कुमार जो 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ थे, वह अब इस विपक्षी कवायद के मास्टर बने हुए हैं, रिंग मास्टर। आज वह जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे सहयोगी यानी कम्युनिस्ट दलों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। बीजेपी का जो दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी था एलजेपी यानी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्से में टूट चुकी है। उसके 6 सांसद में से 5 सांसद एनडीए में आधिकारिक तौर से है। पशुपत नाथ पारस जो पासवान के भाई थे उनकी अगवानी में, लेकिन उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान ने अपना अलग दल बनाया है, रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से। अब सवाल यह है कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, भविष्य में इनमें से कौन आएगा। लेकिन फिलहाल वह इस गठबंधन में ना उधर है ना इधर है, फिलहाल बीजेपी के नजदीक दोनों हैं। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि बिहार क्या करेगा। आरजेडी के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, फिर भी आरजेडी बिहार का सबसे बड़ा दल है विधानसभा में। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और पप्पू यादव और कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर मोटा मोटी चुनाव में जाएंगी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि महागठबंधन की बैठक यह पटना में हो, लेकिन यह ममता बनर्जी का प्रस्ताव था कि महागठबंधन की बैठक पटना में हो, ताकि एक संदेश जाए कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में नहीं हो सकती, इक्वल पार्टनर चाहिए। स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट वाइज स्टेट का जो मंत्र बंगाल से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकात में निकला, उसका यह आधार बना। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार में है। तीसरी बार ममता बनर्जी बंगाल की सरकार में है। ममता बनर्जी वह नेता रही जिसको बंगाल में सबसे तेजी से भाजपा ने चुनौती दी और उनके कई सारे नेता जेल गए। पार्टी में फूट पड़ी और ईडी सीबीआई का जो खेल होता है उसकी भुक्तभोगी ममता बनर्जी भी है। बंगाल में 42 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में ममता बनर्जी को 22 सीटें मिली और बीजेपी ने अप्रत्याशित तौर से 16 सीटों का गेन करते हुए 18 सीटें जीती। 2014 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में
ममता बनर्जी ने तेजी से कमबैक किया और बीजेपी को पीछे धकेल दिया। बंगाल इसलिए भी खास हो जाता है कि बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन कम्युनिस्टों के साथ है और कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, सीपीआईएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई माले, एसयूसीआई जैसे जो दल हैं वह ममता को पसंद नहीं कर रहे। उसका कारण यह है कि कांग्रेस के अलावा बंगाल यदि किसी का गढ़ रहा पिछले एक लंबे समय तक 2.5 दशक से ज़्यादा, तो वह कम्युनिस्ट पार्टी का था। ज्योतिदा मुख्यमंत्री के तौर पे एक लंबा कार्यकाल बिताया और ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों से उनका गढ़ छीना। लेकिन इस बैठक में डी राजा भी हैं और सीपीआईएम से भी हैं। कम्युनिस्टों की इस बैठक में इंपॉर्टेंस है। ममता बनर्जी यह चाहती थी कि बैठक इसलिए पटना में हो ताकि कांग्रेस को कंट्रोल में सके। पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एक बड़ा तबका ऐसा है जो टीएमसी से सीट टू सीट लड़ने के मूड में होता है। अधीर रंजन चौधरी इसकी अगवानी करते हैं। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में बंगाल की 42 सीटें सबसे अहम हो जाती हैं। यदि बंगाल और बिहार को जोड़ते हैं तो 82 सीटों पर कांग्रेस की खास भूमिका नहीं बनती है। बंगाल में फिलहाल कांग्रेस से 2 सांसद हैं, जबकि सीपीआई सीपीएम यानी लेफ्ट से का खाता भी नहीं खुला है। बंगाल बीजेपी के लिए भी चुनौती भरा है कि वह 2019 के सीटों को कैसे अपने जीत पाएगी। अब बात करते हैं बिहार से ही सटे राज्य झारखंड की। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें जीती थी। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी, जबकि और 1 सीट आजासू को मिली जो अभी बीजेपी के साथ है मोटे मोटे तौर पे। लेकिन 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के परिणाम को पलटते हुए जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा में बीजेपी को न केवल पटकनी दी बल्कि सरकार भी बनाई। वहां की सरकार में आरजेडी और कांग्रेस सहयोगी है। यदि आपके राज्य में सरकार हो तो लोकसभा चुनाव आपको लड़ना आसान हो जाता है। इसलिए विपक्ष के लिए झारखंड भी उम्मीदों भरा राज्य है। बिहार की 40, बंगाल की 42, झारखंड की 14 सीटों पे हमने बात की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो शिबू सोरेन के बेटे हैं, उनकी कांग्रेस के साथ नजदीकियां हैं और वह इस बैठक में शामिल भी है। आपको याद होगा जब नरसिंह राव की सरकार अल्पमत में थी तो अल्पमत की सरकार इसलिए चल पाई थी क्योंकि तब भी शिबू सोरेन ने के 4 सांसदों ने नरसिंह राव की सरकार को समर्थन दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह संबंध कितना पुराना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट राज्य पे आते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों में पिछली बार शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। शिवसेना यानी धनुष तीर वाली शिवसेना, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के संपूर्ण नेतृत्व वाली शिवसेना, और इन दोनों ने मिलकर विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया था। एक तरह से बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली थी और 18 सीटों पर शिवसेना के सांसद चुने गए थे। यदि इन दोनों को जोड़ें 40 सीटों पर सीधे सीधे एनडीए जीती थी
एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, 1 सीट एआईएम ओवैसी की पार्टी को मिली थी, 1 इंडिपेंडेंट जीते थे और 1 अन्य जीते थे। आज की डेट में महाराष्ट्र में खेल हो गया। खेल ऐसे हुए कि राज्य के राजनीति में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई जिसको नाम दिया महाविकास अघाड़ी। लेकिन बीच में ही शिवसेना में टूट पड़ गई और शिवसेना से एक बड़ा हिस्सा जिसमें सांसद और विधायक शामिल थे वह अलग हो गए और बीजेपी के साथ चले गए। शिवसेना का सिंबल भी चला गया और एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। आज शिवसेना का बागी गुट और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना रही, लेकिन महाराष्ट्र की जो जमीनी परिस्थिति है वह ऐसी है कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ जनमानस है। उद्धव ठाकरे खुद इस बैठक में पहुंचे हैं, शरद पवार इस बैठक में पहुंचे हैं और कांग्रेस से राहुल गांधी खड़गे तो है ही। यानी कि यदि सीधे तौर पर देखें तो महाराष्ट्र का महाविकास अघाड़ी जो है वह पूरी तरह से इस बैठक में शामिल है। अजीत पवार बीच बीच में अपना खेल दिखाते हैं। कल भी उन्होंने कहा था कि शरद पवार से बड़ा नेता इस गठबंधन में कोई नहीं है, लेकिन शरद पवार का यह कहना है कि विपक्ष को एक ही होना जरूरी है। लेकिन शरद पवार क्या करते हैं या अंत तक यदि किसी को पता होता है तो वह केवल और केवल शरद पवार होते हैं। महाराष्ट्र के 48 सीटें बीजेपी के लिए खासी अहम है। यदि कहीं बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की गुंजाइश है तो वह महाराष्ट्र में है, क्योंकि जो शिवसेना का बागी गुट है एकनाथ शिंदे वाला, वह शिवसेना की 25 सीटों पर क्लेम करा, जबकि जमीनी सच्चाई उसके खिलाफ है। बड़े भाई की भूमिका में वहां बीजेपी है और गठबंधन की खटास भी समय समय पे आती रहती है। यह 48 सीटें देश के लिए खासी अहम होंगी, खासतौर से महागठबंधन के लिए भी और एनडीए यानी बीजेपी के लिए भी। अब चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और वहां से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बैठक में शामिल हुए। एमके स्टालिन को मनाने के लिए बैठक के एक दिन पहले खुद तेजस्वी यादव गए और तेजस्वी यादव की 1 महीने में 2 मुलाकात एमके स्टालिन के साथ हुई। एमके स्टालिन के बर्थडे में भी तेजस्वी यादव गए थे और फिर उसके बाद ही मनीष कश्यप के गिरफ्तारी का मामला चला और उनको उन पे एनएसए लगा। तमिलनाडु की 39 सीटों में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी की सीधी पहुंच नहीं है और पिछले चुनाव में भी तमिलनाडु ने लगभग बीजेपी यानी एनडीए के खिलाफ रहा। 23 सीटों में डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी जीती, कांग्रेस 8 जीती, जबकि पूरे देश में कांग्रेस के कुल 52 सांसद चुने गए थे। उनमें 8 तमिलनाडु से और 19 केरल से थे। सीपीआई 2, सीपीआईएम 2 सीटों पे जीत हासिल की थी। बीजेपी का तमिलनाडु में खाता भी नहीं खुला था। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं और आम आदमी पार्टी के 2 ही मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी इसलिए भी खासी अहम हो जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया है, दिल्ली में भी पंजाब में भी। कांग्रेस की स्थानीय यूनिट यह चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाए और केजरीवाल यह चाहते हैं
कि लोकसभा में तो समझौता हो जाए लेकिन विधानसभा में हमें लीड का मौका दिया जाए, नहीं जैसे हमने गुजरात में किया वैसे हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यानी कि हम अपनी हिस्सेदारी यदि आप नहीं देंगे तो जमीन में जाके मांगेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस को 39 सीटों का नुकसान हुआ, यह रिजल्ट कहते हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 14% वोट मिला, लेकिन कांग्रेस 87 सीटों पर टिक गई और बीजेपी ने ऐतिहासिक तौर से 156 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली का अध्यादेश भी एक बड़ा मसला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक अध्यादेश जारी किया कि दिल्ली का जो शासन है वो एलजी के थ्रू चलाया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचित सरकार के थ्रू शासन चलना चाहिए, जिसके कारण केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना को कानून बनने के लिए सदन की सहमति चाहिए। लोकसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, 352 सीटें एनडीए के पास है और 303 तो बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन सवाल राज्यसभा का है। राज्यसभा में यदि विपक्षी गठबंधन इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करे तो संभव है कि यह बिल गिर जाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि यह सदन के फ्लोर पर तय होगा। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से इस बिल को रोकना चाहती है ताकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल पूर्ण तौर से शासन कर सके। आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिल्ली, पंजाब के अलावा आगामी जो राज्य चुनाव है उनमें हरियाणा में भी है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के जो तल्ख रिश्ते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध से हुआ था, यह एक बड़ी चुनौती है। केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन लालू यादव से वह बच। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी के लिए यदि देखें तो यूपी से इस बैठक में अखिलेश यादव आया समाजवादी पार्टी की तरफ से। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव रिश्तेदार थे और अखिलेश यादव इस रिश्तेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। जयंत चौधरी इस बैठक में नहीं आए, जो आरएलडी यानी अजीत सिंह की पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैठक के लिए शुभकामनाएं दी है और बैठक के उद्देश्यों पर अपनी सहमति जताई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी और आरएलडी छोटे भाई की, यही बड़े भाई की भूमिका में है, जिसमें बड़े भाई की भूमिका समाजवादी पार्टी है निभा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी इस बैठक में नहीं है और उसने इस बैठक के उद्देश्यों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। मायावती का कहना है कि जब तक दिल नहीं मिले तब तक हाथ मिलाने से क्या होगा। मायावती की पिछले लंबे समय से बीजेपी के साथ नजदीकियां हैं, वह जग जाहिर है। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एक अप्रत्याशित तौर से हुए गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीते और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते, लेकिन रिजल्ट के बाद ही यह गठबंधन टूट गया और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मिट्टी पलीद हो गई। हाथी खड़ा ही नहीं हो पाया, केवल हाथी के सिंबल पे 2 विधायक चुने गए। समाजवादी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई। कांग्रेस में खुद 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे उत्तर प्रदेश से, अमेठी से। वायनाड से वो चुनाव जीते थे, लेकिन गुजरात के सूरत कोर्ट के फैसले के बाद वायनाड से भी उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। अब सवाल यह है
कि उत्तर प्रदेश कहाँ जाएगा। 62 सीटें बीजेपी की और 2 सीटें उनके सहयोगी अपना दल के मिला के 64 सीटें आज की डेट में बीजेपी के पास हैं। यदि विपक्षी एकता के तौर से देखें तो 5 समाजवादी के और एक कांग्रेस की सांसद रायबरेली से खुद सोनिया गांधी है। वह यह चुनाव लड़ेंगी अगला चुनाव या नहीं, इस पे भी एक बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी को उनकी जगह रिप्लेस करने की बात है। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद में से कितने जीतेंगे या विधानसभा चुनाव के परिणाम से देखें तो संभव नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव परिणाम जो था वह बेहतर था। अब एक सबसे बड़े राज्य जो कांग्रेस के लिए उम्मीदों भर रहा और जहां तमिलनाडु की तरह बीजेपी का प्रेजेंस नहीं है, केरल में 20 सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से 19 सीटों पर यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से सांसद जीते थे और 1 सीट पर एलडीएफ यानी कम्युनिस्ट। लेकिन विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट गठबंधन यानी एलडीएफ ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और केरल के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार दूसरी बार रिपीट हुई है। सवाल यहीं पे आके खड़ा हो जाता है, केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं, जबकि बंगाल में दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। अब इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा यह एक बड़ा सवाल है। क्या केरल में कांग्रेस यानी यूडीएफ अपने उम्मीदवार कम्युनिस्टों के सामने नहीं उतारेंगे? यह कैसे हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में 19 सीटें यूडीएफ के पास हैं, तो क्या कम्युनिस्ट नहीं उतारेंगे? यह भी संभव नहीं है। और बंगाल में ममता के साथ क्या होगा? इस गठबंधन में जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन राज्य विघटन के बाद उनको 3 हिस्सों में बांटा गया और अभी सीटों का निर्धारण नहीं हुआ कितनी सीटें होंगी। यानी देखें तो इस गठबंधन में, इस बैठक में जो 15 दलों के नेता आए थे उनमें बिहार की 40, झारखंड की 14, महाराष्ट्र की 48, पंजाब की 13, तमिलनाडु की 39, उत्तर प्रदेश की 80, बंगाल की 42, केरला की 20 और दिल्ली की 7, यानी टोटल 303 सीटों के नेता शामिल थे। इन 303 सीटों पर वह लोग इस बैठक में भाग लिए जिनका सीधा प्रभाव है। लेकिन अब आगे बात करें, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि इन दलों का अपनी अपनी राज्यों में ही प्रभाव है। राष्ट्रीय प्रभाव कांग्रेस का है। दूसरी आम आदमी पार्टी है जिसका एक से ज्यादा राज्यों में प्रभाव है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। उनमें 3 राज्यों में लोकसभा के पहले चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 3 में से 2 जगह कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार चल रही है और राजस्थान में अशोक गहलोत के। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो कहाँ ले जाके खड़ा करेगी, ये एक मुश्किल सवाल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद सिंधिया कांड हुआ और सिंधिया कांड के बाद सरकार कांग्रेस के हाथ से बीजेपी के पास चली गई। वापस शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अभी सिंधिया कैंप
और बीजेपी कैंप के बीच जो अनबन है उससे कांग्रेस को लगता है कि उसको गेन मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, गुजरात में 26 सीट है, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट है, कर्नाटक की 28 सीट है, मध्य प्रदेश की 29 सीट है, राजस्थान की 25 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें और गोवा की 2 सीटें, यानी 130 सीटें या ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है। कोई भी गठबंधन अपने उद्देश्य पे सफल तभी होगा जब उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए। यदि 2019 के चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें आई थी। गुजरात की 26 सीटें बीजेपी जीती थी, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें बीजेपी जीती थी, कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी ने जीता था, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर जनता दल सेकुलर यानी देवगौड़ा की पार्टी के सांसद को जीत मिली थी। 1 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था। आज जनता दल सेकुलर इस बैठक में नहीं है, वह बीजेपी के ज्यादा नजदीक है। लेकिन कर्नाटक के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को न केवल सत्ता से बाहर किया बल्कि एक बड़े बहुमत से सरकार बनाई, तो कर्नाटक को लेकर कांग्रेस खासी उत्साहित है। कर्नाटक में कांग्रेस का 1 सांसद है और डीके शिवकुमार के भाई हैं यश शिवकुमार। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 पर बीजेपी जीती थी। केवल 1 सीट नकुलनाथ छिंदवाड़ा से, जो कमलनाथ के बेटे हैं, वह जीतने में कामयाब हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव हार गए थे, जिसके बाद वह बीजेपी में गए और मध्य प्रदेश की सरकार चली गई। जबकि उसके कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले हुए थे और मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में लगभग पूरी तरह से साफ हो गई थी। राजस्थान की 25 सीटों में 24 में बीजेपी जीती थी और 1 सीट पर बीजेपी के तात्कालिक सहयोगी, जो अभी अलग है, हनुमान सिंह बेनीवाल, वह जीते थे। राजस्थान में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। स्टेट पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स का यह अंतर कांग्रेस को समझ में आएगा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करके वापस सरकार बनाई। गोवा की दोनों सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस तरह से 130 सीटों में जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, वहां पर बीजेपी 123 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस केवल 4 सीटों पर सिमट गई है, जिसमें 2 छत्तीसगढ़, 1 कर्नाटक और 1 मध्य प्रदेश। यह परिस्थिति है कांग्रेस का। यानी जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, उन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, तो वह बेहद कमजोर है, लगभग ना के बराबर है। 130 सीटों में से केवल 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं, यानी 2 छत्तीसगढ़ की, 1 कर्नाटक की और 1 मध्य प्रदेश की। यह परिस्थिति है कांग्रेस की। तो यदि इस गठबंधन को परिणाम तक पहुंचना है तो कांग्रेस को अपना स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। गुजरात के हाल के हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों पर निपट गई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से गुजरात में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा। यह वह परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस हाईकमान
कांग्रेस कार्यकर्ता और मतदाताओं के बीच एक व्यापक पैमाने पर बनी हुई दूरी दिखती है। कांग्रेस यदि इन 130 सीटों पर प्रदर्शन नहीं सुधार पाती तो किसी तरह के महागठबंधन के परिणाम के सफल होने की संभावना ही नहीं है। आज की बैठक में जो दल शामिल हुए हैं उनमें से लोकसभा में यदि देखें तो कांग्रेस के पास 49 सांसद है, जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सांसद है, आम आदमी पार्टी से 1 सांसद है, वह भी पंजाब से, सीपीएम से 3 सांसद हैं, डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी तमिलनाडु के 24 सांसद हैं, शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद हैं, 23 में से 6 इधर हैं, बाकी सिंधे के 7 हैं। समाजवादी पार्टी से 3 सांसद हैं, सीपीआई से 2 सांसद हैं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के 23 सांसद हैं, एनसीपी के 5 सांसद हैं, चाहे महाराष्ट्र से 1 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, जेएमएम झारखंड यानी हेमंत सोरेन की पार्टी से 1 सांसद है और जम्मू कश्मीर यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 सांसद हैं। यह परिस्थिति है। सवाल वहीं आकर वापस खड़ा हो जाता है। 130 सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला है और 296 सीटों पर इस बैठक में शामिल हुए जो दल हैं उनका प्रभाव कांग्रेस के साथ साथ है, यानी 426 सीटें ऐसी होती है जो इस बैठक को प्रभावित करती हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, आंध्र प्रदेश का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं है। उड़ीसा की 21 सीटें, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक से मिलने भी नीतीश कुमार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे एक सामान्य शिष्टाचार बैठक बताया और इस बैठक में शामिल नहीं हुए। आसाम की 14 सीटें हैं और तेलंगाना की 17 सीटें हैं। तेलंगाना से बीआरएस और जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू दोनों अलग हैं। वाईएसआर कांग्रेस भी इस बैठक में नहीं है, यानी संयुक्त आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो 42 सीटें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला के हो जाती हैं। उसमें से कोई स्टेक होल्डर नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब चंद्रबाबू नायडू का प्रभाव कितना बचा है अभी 2024 के चुनाव में तय होगा। इस तरह से यदि देखें तो 77 सीटें ऐसी हैं, 25 आंध्र प्रदेश की, 21 उड़ीसा की, 14 आसाम की, 17 तेलंगाना की, जो इस बैठक में नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण राज्य बचता है हरियाणा। हरियाणा वह राज्य है जहां 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभाव बनाया है। वह हरियाणा में इस शर्त पे छोड़ने के लिए तैयार होगी यदि कांग्रेस उसके लिए पंजाब छोड़ती है। पंजाब कांग्रेस छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के केरल और तमिलनाडु के बाद सबसे सांसद यदि कहीं जीते थे तो वह जीते थे पंजाब से। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यदि मिलकर विधानसभा चुनाव में जाती है। हरियाणा एक चुनौती भरा राज्य है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि वहां का एक पुराना खिलाड़ी यानी चौटाला परिवार में जिस तरह से विघटन हुआ है उसका एक हिस्सा अभी बीजेपी के साथ है, लेकिन पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन और वह तमाम पहलू है जो उसको राज्य की राजनीति में सूट नहीं कर रहे। तो इस तरह से हमने 543 लोकसभा सीटों में से 503 लोकसभा सीटों का विश्लेषण किया।
40 लोकसभा सीटें नॉर्थ ईस्ट और उन राज्यों में हैं जो राज्य सामान्यतः तौर से उनके साथ होते हैं जहां केंद्र की सरकार होती है। इस तरह हमने 543 लोकसभा सीटों का विश्लेषण किया। जेडीयू ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यह दलों का नहीं भारतीय दिलों का महागठबंधन है। इस महागठबंधन के आधार में डाइवर्सिटी और सेकुलरिज्म है। अमित शाह ने एक सभा में कहा कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है। क्या परिणाम होगा यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार ने वह करके दिखा दिया जो कभी जॉर्ज फर्नांडिस ने बीजेपी के लिए किया था। जब बीजेपी अछूत मानी जाती थी तब एनडीए का आधार तब समता पार्टी के, जो बाद में जनता दल यू जिससे अलग हुआ और तमाम चीजें हुई, ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के लिए भूमिका निभाई थी। एनडीए बना था मुद्दों के आधार पे, और नीतीश कुमार उस सरकार में यानी भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार में, अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार में रेल मंत्री थे। समय का खेल है कि उस भाजपा को हटाने के लिए आज फिर उसी बिहार से उसी समता पार्टी के पुराने खिलाड़ी नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की तरह एक बार फिर अपने को साबित किया और बताया कि महागठबंधन यानी दलों की एकता हो सकती है यदि मुद्दों में समानता हो, जैसे एनडीए के लिए जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली उस भाजपा लीड गवर्नमेंट में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। आज नीतीश कुमार ने ही मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हटाने के लिए एक नया गठबंधन बना दिया है। इसकी संयुक्त पत्रकार परिषद में भी कई अहम तथ्य आए हैं। देश की 450 लोकसभा सीटों के समीकरणों में a+b² + a² + b² + 2ab होगा या नहीं होगा, ए बचा रहेगा कि बी कट जाएगा, यह अभी समय के गर्भ में है। लेकिन जो भी होगा बेहद दिलचस्प होगा। एनजीएन के खास शो सियासत की बात में मैं अजीत आपको देश की हर राजनीतिक बड़ी गतिविधि से अवगत कराता रहूँगा। अंदर की बात भी बताऊँगा, बाहर की भी बात बताऊँगा। खासतौर से गुजरात में राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रीय भाषा में आप तक लाऊंगा। आपको यह शो कैसा लगा या जानकारी कैसी लगी, इसका जवाब हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। एनजीएन के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।